हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। आज आपको इस इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक में इंडिया और जापान के रिलेशंस क्या हैं और कितने बेनिफिट कर सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उनकी, क्या ज़रूरतें हैं, इंपॉर्टेंस कितना रखते हैं इंडिया एंड जापान के रिलेशंस, उनके बारे में हम देखेंगे। तो इंडिया और जापान से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको आज मिलने वाले हैं। एक आंसर हम प्रिपेयर करेंगे, तो उनको पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा गाइज। इंडिया जापान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, तो ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको कुछ लगता है आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने पेड कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के पेड कोर्स में एनरोल करते हैं तो वहाँ पे आपके डेली बेसिस पे लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी कराई जाती है डेली करंट अफेयर्स की। हमारा एक जीएस का बैच है, प्री प्लस मेंस बैच, फुल फ्लेश बैच है गाइस। बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी 6 से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जा रही है उस बैच में। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छे से हो जाएगी आपको कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस उस बैच को। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच है, एक हमारा इसमें फ्री बैच है जो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं और मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं आपको क्वेश्चंस, और फिर उसका एनालिसिस आपको रात को 8 बजे दे दिया जाता है और साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है उसी के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और हमारा पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है मेंस आंसर राइटिंग का, जिस बैच में एक बहुत हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आपकी कॉपीज़ चेक करेंगे और 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको मेंस आंसर राइटिंग में ट्रेन किया जाएगा, आपको बिल्कुल मेंस रेडी करवा दिया जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम है अभी प्री के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करने का। बाद में प्रिपरेशन नहीं होती है, बिल्कुल बेस्ट टाइम है अभी से स्टार्ट करने का। सो वेट मत कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, ज़रूर जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे वाया व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और आप कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as a whole. Comment: भारत और जापान के लिए एक मजबूत व्यापक संबंध बनाने का समय आ गया है जिसमें वैश्विक और सामरिक भागीदारी शामिल है, जिसका एशिया और समग्र रूप से विश्व के लिए बहुत महत्व होगा। टिप्पणी: ये क्वेश्चन GS2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे इंडिया और जापान को अपना जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, उनके संबंध हैं, उन्हें और मजबूत करना है और महत्वपूर्ण बनाना है, उसको इम्पोर्टेंस दे के और अच्छे से आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये रिलेशन ऐसा है कि अगर एक पार्टनरशिप की जाएगी सोच समझ के, ग्लोबल लेवल पे एक अच्छे से पार्टनरशिप की जाएगी, तो ये जो एशिया रीजन है, एशिया रीजन के लिए और पूरे के पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बहुत इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, सिग्निफिकेंट होगा ये। तो ये हमें बताया गया है कि इंडिया और जापान का बेसिकली रिलेशन अगर होगा, हमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, आगे बढ़ेगा, पार्टनरशिप होगी तो ज़्यादा से तो ये पूरे एशिया और वर्ल्ड के लिए
विश्व के लिए बहुत ही अच्छा होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो इस पे हमें टिप्पणी करनी है, हमें कमेंट करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में बताना है और उनको किस तरीके से वो एक्सपैंड अगर होंगे तो वो एशिया एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड किस तरीके से वो बेटरमेंट के लिए वर्क करेंगे, अच्छा होगा और सभी के लिए, तो हमें वो बताना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन को। तो इंडिया जापान की बात करें तो इंडिया, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में इंडिया और जापान की पार्टनरशिप की बात हो रही है। तो इंडिया जापान की पार्टनरशिप जब हम देखते हैं तो एशिया रीजन में बहुत एडवांस रिलेशनशिप या बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ ऐसा संबंध हमें दिखाई दे रहा है इंडिया और जापान का। और अगर ये होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किस चीज़ में, जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन हमें देखने को मिलता है, भारत प्रशांत क्षेत्र जो हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखेगा और साथ ही साथ सुरक्षा भी बनाएगा, सुरक्षा में योगदान देगा। जैसे आप लोग जानते होंगे गाइज कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे चाइना कितनी हरकत कर रहा है, बहुत ज़्यादा हरकत रखता है चाइना। वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से या उससे बहुत ज़्यादा सभी जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं या जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको बहुत डरा के रखता है। वो कहीं पे भी अपनी शिप्स ले जाता है, कहीं पे भी वो वहाँ पे अटैक या डरा देता है कि आ रहे हैं तो अरे कभी कैप्चर करने के लिए चाइना की शिप्स क्यों आ रही है। तो वो क्या कर रहा है, चाइना वहाँ पे अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पे। तो अगर हमें वहाँ पे स्टेबिलिटी बनानी है और सिक्योरिटी बनानी है, स्थिरता और सुरक्षा के मामले में अगर हम बात करें तो अगर इंडिया जापान के पार्टनरशिप बढ़ती है, इंडिया और जापान के अगर संबंध गहरे होते हैं तो हम इस ऑब्जेक्टिव को, इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में वहाँ पे हम स्थिरता लेके आ सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब जो पहले की हमारी पॉलिसी हुआ करती थी, पहले किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, ट्रेड पे, कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स हमें करनी है, जो अर्थव्यवस्था से रिगार्डिंग होता था, आर्थिक गतिविधियों पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, हम मानते हैं आर्थिक गतिविधियां या इकोनॉमिक रिलेटेड जो होना चाहिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स होने चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन केवल और केवल आर्थिक ही ज़रूरी नहीं है, उसी के साथ साथ बहुत दूसरे फैक्टर्स भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं जो जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए और जिसमें जो हमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इंटरनेशनली उन पे भी एग्रीमेंट्स बनाने पे फोकस करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए अब हमें अपने वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, बड़े स्तर पे हमें देखना है कि जैसे रीजनल कॉपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग को हमें बढ़ावा देना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, क्योंकि क्या है, अटैक्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी हमें करना है। हमें वहाँ पे अपने हम अग्रीमेंट्स कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स के थ्रू हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी बना सकते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट, वैश्विक जलवायु, अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी बहुत सारे पैक्ट्स, बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है और एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना है। एंड यूएन रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस के जो सुधार हैं उनको भी हमें शामिल करना है, यूएन रिफॉर्म्स में भी हमें ध्यान देना है, जो यूएनएससी है उसके रिफॉर्म्स पे ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक के साथ साथ हमें बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है, जो भी परेशानियाँ या जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं हमें उन पे ध्यान देना है। ये की हमने मेनली इंट्रोडक्शन की बात कि किस तरीके से हम, कि इंडिया जापान का हमें कैसे करना है या उसकी रिलेशनशिप किस तरीके से हेल्प कर सकती है, राइट। अब हम वही हमने बात की कि स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जो हमें देखने को मिल रहा है। हमने जैसे अभी इंडो पैसिफिक की बात करी तो क्यों उस पर दबाव दिया जा रहा है, क्यों उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमें वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बनानी है। क्यों? क्योंकि चाइना वहाँ पे हरकत कर रहा है, चाइना अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अगर इंडिया जापान की पार्टनरशिप बढ़ती है तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो अगर इंडिया जापान आपस में कोलैबोरेट करेंगे, मिल के काम करेंगे, तो वो जो एशिया की जो पावर है, एशिया की बैलेंस ऑफ पावर है, उसको वापस से गेन कर सकते हैं, एशिया को ऊपर उठा सकते हैं। और ये हम किसके थ्रू बता सकते हैं, हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू
कुछ ऐसी चीज़ें हम बताएंगे अभी, हम पॉइंट्स को मेंशन करेंगे जिसके थ्रू ऐसा किया जा सकता है। मतलब जो हमें बताएंगे कि अगर हम इंडिया एंड जापान की अगर पार्टनरशिप बढ़ती है, इंडिया और जापान का सहयोग एक दूसरे के साथ बढ़ता है, तो किस तरीके से अच्छा होगा एशिया के लिए, एशिया की पावर किस तरीके से इंक्रीज होगी, राइट। तो सबसे पहली चीज़, कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, सेम जिसकी अभी तक हमने बात की है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इंडिया जापान का अगर इंडो पैसिफिक रीजन में अगर उनकी पार्टनरशिप होती है तो कैसे। फर्स्ट, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस बिटवीन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड जापान्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। अब क्या है, इंडिया ने अपने लेवल पे क्या बनाया है, एक इंडिया की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, राइट। और जापान की बात करें तो जापान ने एक अपनी स्ट्रैटेजी निकाली हुई है या पॉलिसी निकाली हुई है, क्या, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। मतलब इंडिया ने क्या बनाया है कि उसको जो इंडिया के ईस्ट के जो भी कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जो भी, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करना है, उनके साथ अपनी बढ़ाना है अपना रिलेशनशिप को। और जापान ने क्या स्ट्रैटेजी रखी है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वह वो उसको फ्री चाहिए कि वो अच्छे से काम करे, ओपन हो हर चीज़ से, वहाँ पे कोई दुविधा कोई दिक्कतें वहाँ पे ना आए, अच्छे से वो चले, मतलब कि बेसिकली वहाँ पे सिक्योरिटी रहे, स्टेबिलिटी रहे। तो मेनली क्या है कि कर तो वो उसी डायरेक्शन में रहे हैं, उधर की ही कंट्रीज से रिलेशनशिप बनाने में या उसी रीजन के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया भी जापान भी, लेकिन इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो अगर इंडिया और जापान मिलके करेंगे तो क्या बात आती है, वही कि एक काम एक उंगली कर रही है और एक काम मुट्ठी कर रही है, तो वो मुट्ठी बन के करेंगे तो वो इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबल कर सकते हैं, उस वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी में योगदान अपना दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इट विल स्ट्रेंथन द रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कि जैसे अभी हमने आप लोगों ने देखा होगा अगर कि करंट अफेयर्स में बहुत बार साउथ चाइना सी से रिलेटेड न्यूज़ आ चुकी है कि वहाँ के बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिस पे चाइना हरकत करती रहती है कि ये आइलैंड तो चाइना का है, जैसे साउथ चाइना सी को वो बोल देती है कि ये तो चाइना के नाम पे है, तो ये सी चाइना की है, और यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स हैं जो भी हैं वो सारे किसके आते हैं, चाइना के हैं वो सारे। लेकिन उस पर बहुत सारी अदर कंट्रीज़ है जो वो भी क्लेम करती है, जैसे हम कुछ की बात करें, जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रूनी है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो वहाँ पे क्लेम करती हैं कि ये आइलैंड उनका है, ये आइलैंड उनका है। तो इस तरीके से क्या है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना इंस्टेबिलिटी चाइना क्रिएट करके रखता है। वो उन छोटी आइलैंड कंट्रीज़ को भी वहाँ पे डरा देता है कि अरे कभी चाइना उसको कैप्चर, वहाँ की उनकी जो आइलैंड्स हैं या उनकी जो जगह है वो उनको कैप्चर ना कर ले, क्योंकि उनको वहाँ से रिसोर्सेज मिलते हैं बेसिकली। और चाइना भी किसके लिए करे, अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उसको भी वहाँ से रिसोर्सेज मिलेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे अगर इंडिया और जापान मिलके काम करेंगे तो वहाँ पे वो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो वहाँ पे नेविगेट, मतलब बेसिकली वही बात है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, समुद्री सुरक्षा वहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि वहाँ की जो सारी कंट्रीज़ है वो अच्छे से अपना अपना कर सके, अपने अपने जोन में वो अपने रिसोर्सेज भी ले सके, अपना काम भी वो कर सकें और चाइना की इंटरफेरेंस वहाँ पे ना हो। नेक्स्ट हम बात करें कि इट विल एनहांस कोऑपरेशन विद जापान एंड एशियन कंट्रीज़, कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो एशियन कंट्री से भी अगर इंडिया और जापान का बढ़ता है, इंडिया और जापान अपनी रिलेशनशिप बढ़ाती है, तो कहीं ना कहीं जापान और एशियन कंट्रीज़ का भी हमें कॉन्फ्लुएंस, एक कॉपरेशन देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छे से हम अपने जो इंडो पैसिफिक रीजन पे स्टेबिलिटी, स्थिरता लेके आने का हमारा उद्देश्य है, सुरक्षा लेके आने का उद्देश्य है, हम उसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ भी क्या होंगी, हमारे साथ कॉपरेट करेंगी, कोलैबोरेट हो जाएंगी, राइट। तो ये हमने बात की कि इंडो पैसिफिक रीजन पे हमें क्या करना है, कॉपरेट करना और वहाँ के लिए काम करना है, मतलब वहाँ के लिए काम करना इजी हो जाएगा, उसको सिक्योर करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, AAGC, कि एक एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
है हमारा, तो जापान इस एशिया अफ्रीका रीजन में इन्वेस्ट कर रही है, मतलब जापान वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है नियरली 200 बिलियन। तो क्या होगा कि जापान के वहाँ पे इन्वेस्ट करने की वजह से ये 21st सेंचुरी का जो एशिया है उसको एशियन अफ्रीकन सेंचुरी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको एक बेटरमेंट में कन्वर्ट कर देगा, बहुत उसकी डेवलपमेंट इंक्रीज होगी, डेवलपमेंट पे वो अपना हिस्सा दे सकता है। तो इसीलिए अब क्या होगा कि अगर इंडिया जापान के साथ मिलेगा तो जापान अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ाएगा, जो कि पूरे एशिया के लिए, एशिया अफ्रीकन रीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जापान विल प्रोवाइड द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एंड इंडिया विल ब्रिंग इट्स एक्सपर्टाइज ऑफ वर्किंग इन अफ्रीका। कि जो जापान है वो क्या है, टेक्नोलॉजिकली जापान बहुत एडवांस्ड है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो सुपर कंप्यूटिंग के मामले में भी जापान का जो है सुपर कंप्यूटर वो नंबर 1 पे है। तो क्या है, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। तो अगर हम जापान के साथ कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो जापान की जो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत हाई क्लास टेक्नोलॉजीज़ है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया के पास क्या है, एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स हैं इंडिया के पास। इंडिया की वर्किंग फोर्स बहुत ज़्यादा है और स्किल्ड मैन पावर इंडिया की बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया अपनी स्किल्ड मैन पावर यूज़ करेगी, क्योंकि क्या है, स्किल्ड मैन पावर, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक मैन पावर का हम इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। और टेक्नोलॉजी है लेकिन उसको यूज़ करने के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो भी उस टेक्नोलॉजी का यूसेज नहीं है। तो क्या है, कॉन्फ्लुएंस क्या करेगा, टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और मैन पावर भी मिल जाएगी, तो बहुत बेटरमेंट के लिए वो वर्क करेगा। और ये जो कॉरिडोर है एशिया अफ्रीका को हम कनेक्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, AAGC मतलब एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर सीक्स टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस। कि जो एशिया अफ्रीका का ग्रोथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको भी काउंटर करेगा। मतलब जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको टैकल करने के लिए भी ये जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है ये बहुत हेल्प करेगा। अगर इंडिया जापान यहाँ पे मिलकर काम करेंगे, ये कॉरिडोर अच्छे से सेटअप होगा, तो जो चाइना की वहाँ पे प्रेजेंस है, जो अपनी BRI अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, इनिशिएटिव के थ्रू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू बनाना चाह रहा है, हम उसको काउंटर कर पाएंगे, काउंटर करने में सक्षम होंगे। राइट, आई होप टिल दिस इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, अब फिर हमने करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा है, क्वाड के बारे में बहुत बार आया है, बहुत बार। क्वाड क्या है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या बोला है, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो क्वाड कंट्रीज हैं ये बोलते हैं कि हम आपस में वर्क करने के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम काम करते हैं, मैरीटाइम के लिए हम काम करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। बट ऑन एंड ऑल उनका काम बेसिकली क्या है, चाइना को काउंटर करना। तो ये क्वाड भी यहाँ पे भी अब क्या है, इंडिया जापान दोनों हैं, इवन US और ऑस्ट्रेलिया भी, ये मिलके भी चाइना को काउंटर करने के लिए और वहाँ के रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लेके आने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, जापान इज टेकिंग द नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अब जापान एक और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक और काम कर रहा है प्रोजेक्ट पे, जो है नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। वो वहाँ की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहा है, अच्छा बना रहा है, कि वहाँ से जो रोड की कनेक्टिविटी है एक नेटवर्क बन जाए, एक रोड बना रहा है जिससे कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बढ़ जाए। और अगर नॉर्थ ईस्ट की वाया रोड अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा, जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हम उस पर और ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क कर पाएंगे, हम उससे और ज़्यादा लिंक हो जाएंगे, अच्छे से हम काम कर सकते हैं और हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पूरा करने पे रियलाइज़ कर सकते हैं और फुलफिल कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इज, इंडिया एंड जापान आर नेगोशिएटिंग क्रॉस सर्विस अग्रीमेंट्स दैट विल गिव एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज़। अब देखिए, जैसे कि अभी हार्डली शायद कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में ही, करंट में ही हमने वो पढ़ा है कि जो रशिया के साथ इंडिया और रशिया ने एक मिलिट्री एंगेजमेंट की है, जो रेसिप्रोकल अग्रीमेंट किया है, आई थिंक उसका नाम शायद से रेलॉस है।
तो रेसिप्रोकल जो अग्रीमेंट है उसमें क्या है कि जो इंडिया है वो रशिया की मिलिट्री जो होगी उनको फ्यूल और जो भी रिसोर्सेज उनको ज़रूरत है, उनको फ्यूलिंग की रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है या खाने की पानी की उनको ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करेगी। और अगर रशिया के जो मैरीटाइम है, अगर जो लोग हैं नेवी के वो वहाँ पे जाएंगे रशिया के वहाँ पे, तो वहाँ पे रशिया इंडिया की जो नेवी है या पर्सन्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे और रिफ्यूलिंग देंगे। तो इस तरीके से क्या उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया। तो सेम लाइंस पे इंडिया ने जापान के साथ भी, मतलब इंडिया और जापान का भी ऐसा एक अग्रीमेंट है जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ देते हैं एक दूसरे को और मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप्स अपना अच्छा कर रहे हैं, बूस्ट करने पे काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले से ही, जैसे इंडिया ने रशिया के साथ अभी इस एग्रीमेंट को साइन किया है, जापान के साथ इंडिया और जापान का पहले से ही एग्रीमेंट साइन हो रखा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस है इनका, एक बहुत अच्छा अग्रीमेंट है जो एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट इनकी हो जाती है इसमें। सो अभी हमने किसकी बात की, अब हमने इंडिया और जापान किस तरीके से अगर मिलेंगे तो कैसे कैसे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या किस अग्रीमेंट में है, कहाँ कहाँ पे पीस लाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, हमने उसके बारे में बात की। राइट, अब हम बात करेंगे, अभी हमने मेनली क्या था, चाइना को भी लेके चला था कि इंडो पैसिफिक रीजन में है चाइना का, या उसको किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं, एक्टिव पॉलिसी चला रहे हैं, वो सब हमने बात की। अब हम इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना, मतलब हम ऐसी एंगेजमेंट्स की बात करेंगे, ऐसी गतिविधियों की बात करेंगे जिसमें इंडिया और जापान काम कर रहे हैं, जिसमें चाइना का कोई रोल नहीं, क्योंकि अभी हमने ज़्यादातर जो पढ़ा वो वहाँ पे चाइना आ ही रहा था, हमने चाइना के पर्सपेक्टिव में पढ़ा बेसिकली, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, चाइना बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए। तो उसको टैकल करने के लिए इंडिया जापान का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने उसके बारे में किया। अब हम इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना भी, कि चाइना को अगर टैकल कर लेते हैं, चाइना के लिए हमने बना दिया। उसके अलावा इंडिया और जापान का रिलेशनशिप किस तरीके से काम करता है, एंगेजमेंट किस किस तरीके से ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, हम वो देखेंगे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंगेजमेंट, कि जो आर्थिक जुड़ाव है, मतलब जापान क्या कर रहा है, जापान इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा, इंडिया की डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जापान क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, जापान ने इन्वेस्ट किया है ये कॉरिडोर बनाने में। बुलेट ट्रेन के लिए जापान इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, और दिल्ली मेट्रो के लिए भी जापान ने इन्वेस्ट किया है। अब आप खुद सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, आर्थिक जुड़ाव कैसे है, वो उसको हेल्प कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प हो जाएगी। तो जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, चाहे कॉरिडोर है, चाहे ट्रेन बुलेट ट्रेन बनेगी या दिल्ली मेट्रो का आएगा, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, रोज़गार भी आएगा, रोज़गार आएगा तो क्या होगा, कंट्री की डेवलपमेंट होगी, लोगों की डेवलपमेंट होगी, लोगों का विकास होगा। तो इसीलिए क्या है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी इंडिया और जापान की क्या है, इंडिया को बेनिफिट कर रही है। उसके साथ ही इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जिसमें जापान भी है, जापान, ब्राज़ील एंड जर्मनी, ये 4 कंट्रीज़ एक ग्रुप बना रही हैं अपना, G4 कंट्रीज़ इनको बोला जा रहा है। और ये किस पे काम कर रही है, यूएनएससी रिफॉर्म्स पे काम कर रही हैं ये, कि इनको परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। अभी हमें पता है यूएनएससी का क्या स्ट्रक्चर है, कि उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो अभी ये काम किया जा रहा है कि बहुत सारे ग्राउंड्स पे ऐसे हैं, मैक्सिमम ग्राउंड्स, कि ये कंट्रीज़ एलिजिबल है कि वो परमानेंट मेंबर बन सकती हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपनी एक G4 बनाया है, कि ये काम कर रहे हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाए जाएं और परमानेंट मेंबरशिप का जो है वो बेस जो ब्रॉड किया जाए, और इन कंट्रीज़ को भी परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। राइट, फिर नेक्स्ट हम बात करें तो इंडिया क्या है, इंडिया वो एक ऐसी पहली कंट्री है जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में आई है, किसके साथ, जापान के साथ। ठीक है, तो जापान ने इंडिया के साथ क्या किया है, न्यूक्लियर, जब हम सिविल न्यूक्लियर डील की बात करते हैं तो वो उन्होंने इंडिया के साथ साइन किया है, इंडिया के साथ अग्रीमेंट में वो आए हैं, नॉन एनपीटी उन्होंने साइन की है। तो इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा,
कि इससे इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है एक न्यूक्लियर पावर के केस में वो बढ़ जाएगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। जैसे हमने अभी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी बात की थी, न्यूक्लियर एनर्जी का हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें भी हमने क्या किया था कि अगर इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को अपने एक्सपैंड करती है, तो उसकी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन डेवलप होगी, एक क्रेडिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी, एक अच्छी पोजीशन इंटरनेशनली उसकी बन जाएगी। तो सिमिलरली अब वो जापान के साथ जब इस ट्रीटी पे आई है, तो उससे क्या होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी न्यूक्लियर के मामले में, न्यूक्लियर पावर पे वो क्या होगी, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ इंडिया का जो मेक इन इनिशिएटिव है उसको एक बढ़ावा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को वो बढ़ा सकती है और रियलाइज कर सकती है अपने उस एम को। थर्ड, जो इंडिया की कमिटमेंट है, INDC, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, INDC जो कमिटमेंट है उसकी पेरिस क्लाइमेट डील पे, उस पे भी वो काम कर सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली क्या है, वो क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल है, तो वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और जो क्लाइमेट चेंज को है उसको टैकल कर सकते हैं। तो हमारी वो जो कमिटमेंट है हम उन पे भी काम कर सकते हैं, उनको फुलफिल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? जापान की हेल्प से, राइट। सो ये हमने किसकी बात की कि चाइना को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा भी इंडिया जापान का जो रिलेशनशिप है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, चाहे वो UNSC में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे, या फिर एक न्यूक्लियर सप्लाई में, या इंटरनेशनल इंडिया के रिलेशन के लिए जो इंडिया के टारगेट्स फुलफिल करने के लिए हैं उसके लिए हो। तो बहुत सारी चीज़ों में इंडिया जापान के रिलेशंस इंडिया के लिए भी बेटरमेंट के लिए वो करेंगे और कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया और जापान का रिलेशनशिप इंक्रीज होना, स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कंक्लूडिंग लाइंस पे हम ये बोलेंगे कि जापान कैन प्रूव टू बी अ डेवलपमेंट मल्टीप्लायर इन इंडिया, कि अगर जापान के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगी तो जापान एक मतलब विकास को गुना गुना करके विकास बढ़ा सकता है बहुत तेज़ी से इंडिया में। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करेगा वो विकास को, कि जैसे अगर वन टाइम इंडिया की अगर डेवलपमेंट अभी है तो जापान से जितनी एंगेजमेंट, जापान से एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग करके वो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स पे जा सकता है। ये कैपेबिलिटी जापान और इंडिया रखते हैं अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो। देयरफॉर इसीलिए इंडिया को एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप जापान के साथ बनाना चाहिए, चाहे वो मतलब इंडिपेंडेंटली। जैसे अभी हमने मेनली चाइना की भी बात की थी कि चाइना के साथ भी चाहे इसको टैकल करने के लिए, या US के साथ भी बनाते हैं, US के किसी चीज़ के लिए हम बनाते हैं, या दूसरी कंट्रीज़, उनको साइड में करते हुए, उनको एक बार को रखते हुए इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट्स पे भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया और जापान के आपस में ही बाकी चीज़ों को हटा के अगर आपस में ही एंगेजमेंट्स बढ़ती हैं, जैसे अभी हमने इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात करी थी, तो क्या होगा, इंडिया की खुद की डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, विकास बढ़ेगा। तो इसीलिए जापान और इंडिया का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना, बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें वो बढ़ाने पे काम करना चाहिए। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कुछ और पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं एक्स्ट्रा आपके पास हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप आवर सेशन टुडे। जाने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स और PDFs हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं डेली बेसिस पे। और उसी के साथ आपको अगर आप हमारे पेड बैच में एनरोल करते हैं तो आपको लाइव डाउट सेशंस होते हैं डेली बेसिस पे, और साथ ही रिविजन भी कराई जाती है। हमारा GS का प्री+ मेंस बैच भी रन कर रहा है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जा रही है, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन चल रही है। उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतने अच्छे से कराई जा रही है कि आप एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो। हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइज, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच है, इसमें एक हमारा फ्री बैच है
जिसमें हम आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस देते हैं, उनका रात को 8 बजे आपको एनालिसिस वीडियो भी मिलता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। और उसी के साथ हमारा पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है, जो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल कीजिए। उसमें बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट हैं बिल्कुल आंसर राइटिंग फील्ड में, और वो आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल। आपकी इवैल्यूएशन होगी, इंप्रूवमेंट्स करवाई जाएगी और आपको मेंस रेडी कर दिया जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स एंड अप दिस सेशन हियर नाउ। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।